हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाला क्लास 10th का सोशल साइंस का जो चैप्टर है जिसका नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। मतलब ये जो राष्ट्रवादी जो मूवमेंट थी भारत और चाइना में, ये किस प्रकार से था। तो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं जितने एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और किसी भी प्रकार के अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। वीडियो को पॉज करके आप लोग को प्रॉपर एक नोट्स बनानी है। और किसी प्रकार अगर कोई दिक्कत हो, अगर मान लो कि अगर आप लोग PDF ही चाहिए तो आप लोग अपना email ID वगैरह कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को वहाँ पर सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर इसमें राइट ए नोट्स ऑन, एक नोट्स लिखना है आपको। व्हाट वाज मीन्ट बाय द सिविलाइजिंग मिशन ऑफ द कोलोनाइजर्स। इसमें क्या है कि जो उस समय जो आपका आज़ादी के वाले जो कोलोनाइजर्स लोग थे, उस केस में आपका सिविलाइजिंग मिशन का मतलब क्या था। द यूरोपियंस एक्वायर्ड कॉलोनीज इन एशियन कंट्रीज टू यूज दियर रिसोर्स ऑन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग आपका मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या था, उस समय यूरोप के जो देश वगैरह थे, वो एशिया के जितने सारे जो कंट्री थे वो चाहते थे कि उनके पास जो रिसोर्स वगैरह है, समझे बात को, वो अपने जो रिसोर्स वगैरह को अपने एशियन कंट्री में लेके आए, है ना। और ताकि उनको लगे कि एक अलग तरह का यहाँ पे आपका सिविलाइजेशन हम लोग लाना चाहते हैं टू द बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्रीज का मतलब क्या था कि जो एशियन में आपका जो पीछे वाले कंट्री थे, पीछे का मतलब जो है ना, जिनकी हालत आपका सही नहीं था। सो दे प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ सिविलाइजिंग मिशन। तो जो यूरोप के जो कंट्री थे उन्होंने आपका एक सिविलाइजिंग मिशन का उन्होंने नाम दिया, समझे बात को। यानी कहने का मतलब मेनली ये था कि यूरोप के जो कंट्री थे उस समय अपना जो धाक है ना, वो आपका एशियन कंट्री पे जमाना चाहते थे। इट इज़ ऑल्सो मीन टू स्प्रीड द वेस्टर्न कल्चर, थॉट्स, एजुकेशन, साइंस, लॉजिक एंड एजुकेशन और लैंग्वेज इन द कॉलोनीज। और उनका ये पर्पस था, यूरोप वगैरह वेस्टर्न के जो कंट्री थे उनका ये पर्पस था कि एशियन जो कंट्री थे वहाँ पे मेरे कल्चर आ जाए, मेरे संस्कृति वगैरह, हमारी सोच वहाँ पर प्रसार हो। एजुकेशन जो हमारी है, साइंस, लॉजिक और अपने लैंग्वेज वगैरह कॉलोनी में अपना वो प्रचार चाहते थे। लाइक द ब्रिटेन इन इंडिया, जैसे सभी को पता है कि जो ब्रिटिश लोग थे इंडिया पे राज किए थे। द फ्रेंच आल्सो क्लेम्ड दैट दे वेर ब्रिंगिंग द मॉडर्न सिविलाइजेशन टू द विटामिज। तो जैसे भारत में ब्रिटिश लोग अपना प्रचार किए, शासन किए, उसी तरह जो फ्रेंच के लोग थे वो भी चाहते थे इस तरह की जो सोच वगैरह, सभ्यता वगैरह, वो कहाँ लाना चाहते थे, वियतनाम में। द फ्रेंच वांटेड टू चेंज द लोकल कल्चर। जो वहाँ के जो फ्रेंच वगैरह थे, जो लोकल कल्चर थे, वो सब क्या कहते थे, बदलना चाहते थे। रिलीजन्स एंड आपका ट्रेडिशन, उनके धर्म और उनके व्यापार वगैरह भी। एज फ्रेंच बिलीव्ड दे वेयर आउटडेटेड, प्रिवेंटेड मॉडर्न डेवलप, सो दे वांटेड टू एजुकेट द नेटिव टू सिविलाइज देम। और वो जो फ्रेंच वगैरह थे, जो वहाँ पे जो कल्चर चल रहा था वियतनाम वगैरह में, तो उनको पुराने समझते थे। आउटडेटेड का मतलब क्या था कि जो चीज़, जो प्रकरण वगैरह जब पुराना हो गया है, और चाहते थे कि आपका इसमें कोई नई चीज़ से विकसित किया जाए, है ना। तो दे ऑल्सो इस्टेब्लिश मेनी स्कूल्स इन वियतनाम इन विच साइंस एंड फिलोसफी एंड फ्रेंच वेयर टॉट। तो इसी पर्पज़ से जो फ्रांस वगैरह था, वियतनाम में है ना कई स्कूल्स उन्होंने बनाए, जहाँ पर है ना फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस की वहाँ की साइंस वगैरह, जो फिलोसफी वगैरह उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। दस दे ऑल्सो डिड बिकॉज दे रिक्वायर्ड एजुकेटेड लोकल लेबर फोर्स। और इनका ये भी पर्पज़ था कि ताकि वहाँ पे वो लोकल लोग हैं ना उनको मिल सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट्स ऑन हुफुसो। हुफुसो पे आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो हुफुसो वाज ए रिवोल्यूशनरी लीडर, वियतनामीज फिलोसफर एंड बुद्धिस्ट रिलीजन स्कॉलर्स बॉर्न इन आपका 1909 एंड डाइड आपका 47। अगर बात करें आपका हुनफू, जो एक क्रांतिकारी नेता थे, है ना, और वियतनामी एक आपका दार्शनिक भी थे, और जो आपका एक बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे, और जिनका जन्म आपका 1919 में हुआ था और मृत्यु आपका 1947 में हुआ था। ही स्टार्टेड एन एंटी फ्रेंच मूवमेंट कॉल्ड आपका हो हाउ मूवमेंट इन आपका 1939। और उन्होंने आपका एक जो फ्रांस और जो मूवमेंट था उसके विरोध में, है ना, उन्हें एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था हाउ हाउ, समझे बात को, 1939 में।
द मूवमेंट ड्रू ऑन ए रिलीजियस आइडिया पॉपुलर इन आपका एंटी फ्रेंच अपराइजिंग द 19th सेंचुरी। और इनका जो ये जो आइडिया था, धार्मिक जो आइडिया था, जो काफ़ी वहाँ पर एंटी फ्रेंच के रूप में पॉपुलर हुआ 19वीं सेंचुरी में। द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट, लेकिन फ्रांस के लोग चाहते थे कि ये जो क्रांतिकारी जो क्रांति हो रही है इसको किसी तरह से दबाया जा सके। ही डिक्लेयर्ड मैड बेंच एंड पुट ए मेंटल एसुलम बाई फ्रेंच। इंटरेस्टिंगली यहाँ आपका 1941 ही वाज अनाउंस द सेन बट एक्जाइल हिम टू लाओस एंड आपका सेंट हिज फॉलोअर्स टू आपका कंसंट्रेशन कैंप्स आफ्टर द डॉक्टर्स ट्रीटिंग हिम बिकम हिज फॉलोअर। मतलब उनको जो देखभाल कर रहा था डॉक्टर वगैरह, समझे बात को, भी उनको क्या उनका अनुयायी बन चुका था। फू सो परफॉर्म मिरेकल्स एंड हेल्प द पुअर, है ना। और फू क्या थे, आपका जो गरीब के काफ़ी आपका मदद भी करते थे। ही अपोज द स्केल ऑफ चाइल्ड ब्रिज गैम्बलिंग एंड यूज ऑफ अल्कोहल एंड ओपियम, जो बेसिकली आपका है ना ब्राइड्स और जो आपका अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए काफ़ी वो विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ओनली 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स इन वियतनाम वुड पास द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वियतनाम में स्कूल लिविंग जो एग्जामिनेशन है उसके आपका 1/3 ही बच्चे वहाँ पास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको पढ़ने वाले हैं। फ्रेंच डज नॉट वांट वियतनामीज टू कम्पीट विथ देम फॉर ए बेटर पेड जॉब्स इन वियतनाम, है ना। तो क्या इसका मतलब ये हो कि फ्रांस के लोग कभी नहीं चाहते थे कि वियतनामी के जो लोग हैं वियतनाम में इनको अच्छे खासे नौकरी मिले और अच्छे खासे इनको सैलरी भी मिले। दे प्लान टू एजुकेट सिस्टम इन ए मैनर दैट ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन वियतनाम वुड पास द स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन। तो फ्रांस के लोगों को ये मानना था कि इस तरह से एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे आपका 1/3 ही पास कर सकें, क्योंकि बिल्कुल फ्रांस के लोग चाहते नहीं थे कि वियतनाम के लोग अच्छे करें। इट वॉज द मोस्ट अनाउंस्ड बाई द फ्रेंच दैट दोज हु वुड लर्न फ्रेंच एंड एक्सेप्ट द फ्रेंच कल्चर वुड बी रिवार्डेड विद द फ्रेंच सिटीजनशिप। इन्होंने जो फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो लोग फ्रांसीसी जो लैंग्वेज है वो सीखेंगे और फ्रेंच और फ्रांस के जो उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति वगैरह है वो एक्सेप्ट करेंगे, है ना, उन्हीं को आपका फ्रांस की नागरिकता दी जाएगी। हाउएवर ओनली ए फ्यू इलाइट वियतनामीज वुड इनरोल इन द स्कूल्स। लेकिन क्या वो उस टाइम पे है ना कम वियतनाम के लोग थे, इनका ये जो फिलॉसफी था, है ना, उनमें क्या किया आपका दाखिला लिए। एंड एमॉन्ग दोज एडमिटेड ओनली ए फ्यू अल्टीमेटली पास्ड द स्कूल्स लिविंग एग्जामिनेशन। और उसमें से है ना बहुत ही कम लोग है ना स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन पास कर सकें। दो डेलिबरेटली फेल्ड स्टूडेंट्स मेनली इन द फाइनल ईयर, तो बहुत लोग ये थे जो बच्चे थे, जो छात्र थे जो फाइनल में जो फेल कर गए। सो दे कैनॉट कम्पीट विथ फ्रेंड्स, जो है ना जो आपका उनसे मुकाबला नहीं कर सके। यूजुअली 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन आपका 1925। इसमें क्या हुआ कि 2/3 जो बच्चे थे 1925 में फेल कर गए। आउट ऑफ द पॉपुलेशन आपका 17 मिलियन, लेस देन 400 पास इन द एग्जामिनेशन। मतलब केवल 400 पास किए, समझे बात को, मतलब आपका 17 मिलियन आबादी में 400 लोग पास किए। स्कूल टेक्स्ट बुक्स ग्लोरीफाइड द फ्रेंच एंड जस्टिफाइड कॉलोनियल रूल एंड रिप्रेजेंटेड द वियतनामीज एज ए प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड कैपेबल ऑफ मैनर ऑफ लेबर ओनली। और वहाँ के स्कूल की जो किताबें वगैरह थी वहाँ पर जो फ्रांस को एक ग्लोरीफाइड किया गया, यानी फ्रांस के बारे में काफ़ी अच्छा कुछ बताया गया, है ना। और उन्होंने बताया कि ये जो कॉलोनियल जो रूल है, जो शासन है, ये काफ़ी अच्छा है, समझे बात को। और यही आपका वियतनाम के आपका बैकबोन है, मतलब खड़ा है, यानी जिसकी वजह से आपका फ्रांस ये वियतनाम में सब कुछ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका टू बी एक्सप्लेन द फॉलोइंग। द फ्रेंच बिगेन बिल्डिंग कैनल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स इन द मेकोंग डेल्टा। ये आपको एक्सप्लेन करना है कि जो फ्रांस था वो आपका नहर बनाना और ड्रेनिंग लैंड है ना मेकोंग डेल्टा बनाना शुरू कर दिए। The French began building canals and draining lands in the Mekong Delta as Vietnam had fertile land which was suitable for rice, जो क्या था आपका चावल उत्पादन के लिए काफ़ी था। For the constant supply of natural resources and other essential good, colonies used up annexed other country as the customs was followed by the French also. To increase cultivation in Vietnamese, the French started to expand its territories. तो आपका खेती करने के
है ना, वहाँ फ्रेंच के लोग थे, उन्होंने आपका जो टेरिटरी था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। एंड बिगन बिल्डिंग कैनल्स, और खेती करने के पर्पज़ से उन्होंने आपका नहर बनाना शुरू कर दिया, है ना। द वास्ट सिस्टम ऑफ द इरीगेशन वर्क्स, कैनल्स एंड अर्थ वर्क्स बिल्ट विद द फोर्स लेबर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ राइस कल्टिवेशन वेंट फ्रॉम आपका इतना हेक्टेयर 71 टू आपका 1.1 मिलियन हेक्टेयर। मतलब इस केस में आपका 1973 में जो आपका है ना, 1973 से लेकर 19 तो आपका काफ़ी जो खेती करने का जो एरिया था काफ़ी बढ़ चुका था, समझे। वियतनाम बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। और उस टाइम पे क्या हुआ, जब वियतनाम था पूरी दुनिया में चावल निर्यात में आपका तीसरे नंबर पे आ गया था। दिस वाज द मेन रीजन ऑफ द फ्रेंच बिल्ड कैनल्स एंड ड्रेनिंग लैंड्स। और इसका मेन पर्पस यही था, फ्रांस के लोगों ने वहाँ पर नहर बनवाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। द गवर्नमेंट मेड ए सैगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल्स टेक बैक स्टूडेंट्स इट हैड एक्सपेल्ड। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन करना है, राइट्स वेयर मोस्ट कॉमन इन द मॉडर्न न्यूली बिल्ट एरिया ऑफ हनोई। समझे बात को। इसके बाद रीजन्स ऑफ द प्लेग, है ना, इसमें क्या है कि प्लेग का रीजन क्या था, ये आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और कोई डाउट वगैरह तो आप लोग पूछ सकते हो। डिस्क्राइब द आइडिया बिहाइंड द टॉनकिन्स फ्री स्कूल्स टू वांट दे एक्सटेंड वाज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आइडिया इन वियतनाम। ये भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोग पॉज करना है और जैसे पॉइंट इसमें मेंशन है तो आप लोग को पॉइंट वाइज आप लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फान चू ट्री ऑब्जेक्टिव फॉर वियतनाम। इसका मतलब क्या होगा कि वियतनाम के लिए फान चू ट्री का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। हाउ वेयर हिज आइडिया डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फान बोई चानू। ये आपका दोनों में डिफरेंस दिया गया है और आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद डिस्कस करना आप लोगों को, विथ रेफरेंस टू व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन वियतनाम कल्चर एंड लाइफ। तो कहता है कि आप लोगों को जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, तो आप लोगों को ये डिस्क बताना है कि वियतनाम पर, है ना, वियतनाम के जो कल्चर वगैरह है, वहाँ की ज़िंदगी है, उस पर चाइना का किस तरह से प्रभाव था। तो चाइना इन्फ्लुएंस्ड वियतनाम कल्चर इन मेनी वेज। चाइना जो था वियतनाम के संस्कृति वगैरह पे उनका किस तरह से प्रभुत्व वगैरह था। इवन बिफोर द फ्रेंच कॉन्कर्ड वियतनाम, यानी कहने का मतलब क्या है कि चाइना का वहाँ जो प्रभुत्व था, जब फ्रांस ने वियतनाम को ऑक्युपाई किया, वहाँ पे कॉन्कर्ड किया, उससे पहले भी था। नेशनलिज्म इन इंडो चाइना डेवलप इन ए कॉलोनियल इन्वायरमेंट। इंडो चाइना कंप्राइज ऑफ मॉडर्न कंट्रीज ऑफ वियतनाम, लाओस एंड कंबोडिया। Its early history shown in many different groups of people living in this area under the shadow of a powerful empire of China. Though Vietnam gained a formal independence आपका 1945, वियतनाम था 1945 में क्या हुआ, आज़ाद हो गया। बिफोर इंडिया से पहले, चूँकि अपना देश आपका 1947 में हुआ था। इट टुक 3 डेकेड्स टू अटेंड द रिपब्लिक। और इन्होंने इसको, है ना, आज़ादी पाने में कम से कम 3 डेकेड लगा, मतलब लगभग 30 साल। Even when the independence country was established in what now northern and आपका central Vietnam, its rulers kept maintaining the Chinese system of the government as well as the Chinese culture। तो उस केस में जो आज़ाद हुआ था, तो उस केस में क्या हुआ था कि वियतनाम का जो नॉर्दर्न पार्ट था और सेंट्रल पार्ट था, अभी भी चाइनीज़ कल्चर और चाइनीज़ गवर्नमेंट सिस्टम जो काम करने तरीका था उसको ये फॉलो कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। द वियतनामीज चाइनीज वाज द लैंग्वेज डिलाइट, है ना। द रिलीजन ऑफ चाइना वाज फॉलोड बाय द वियतनामीज। मतलब चाइना का जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो भी वियतनाम के लोग फॉलो कर रहे थे। वियतनाम वाज वेल लिंक्ड टू मैरीटाइम सिल्क रूट। और जो वियतनाम था उस समय आपका जो सिल्क रूट था उससे क्या था, आपका जुड़ा हुआ था। द मैरीटाइम सिल्क रूट मेड एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स पीपल एंड आइडिया। जिसकी वजह से क्या था, वहाँ पे इन चीज़ों को एक्सचेंज हो रहा था और सिल्क रूट से।
द फ्रेंच फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू डिसलॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़ कल्चर ऑन वियतनाम। और उस केस में क्या, जो फ्रांस के लोग थे आपका, है ना, वो इन चीज़ों को नहीं हटा सके, जो चाइना का जो प्रभुत्व वगैरह था वियतनाम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल फीलिंग्स इन वियतनाम। कहता है कि वहाँ पर, है ना, वियतनाम के एंटी कॉलोनियल जो रूल चल रहा था उस केस में, तो वहाँ पे धार्मिक समूहों का क्या योगदान था। तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है, ये आप लोगों को बारी बारी से, है ना, इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग पॉज करके आप लोग एक्सप्लेन नोट्स एक बना लेना आप लोगों को, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द वार इन वियतनाम, व्हाट इफेक्ट डिड द इन्वॉल्वमेंट हैव ऑन राइट विद इन द यूएस इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को यहाँ से कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन इवेल्युएशन ऑफ द वियतनामीज वार अगेंस्ट द यूएस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को भी नोट डाउन कर लेना है। और वुमेन सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द एंटी इंपेरियल स्ट्रगल इन वियतनाम, है ना, कंपेयर विथ हिज द रोल ऑफ वुमेन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल इन इंडिया। ये आप लोगों को करना है, पॉइंट वाइज आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके आप लोगों को प्रॉपर एक नोट डाउन कर लेना है, समझे बात को। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करना, आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। आप लोगों को जो पॉज करना है, नोट डाउन कर लेना है। फिर नोट डाउन करते ही आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स बनानी है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को सोशल साइंस का एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। और इसी नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, किसी और नोट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक नोट्स पढ़ने से क्या होता है कि आपको एक ग्रिप मजबूत हो जाती है, समझे बात को। चूँकि ये थ्योरेटिकल पेपर है और थ्योरेटिकल पेपर में नोट्स चेंज करने से है, नोट्स चेंज करो, कभी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग चेंज भी कर सकते हो। लेकिन एक नोट्स को बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आइडिया लग जाता है कितना लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वगैरह है। तो ये आप लोगों का जो टॉपिक था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन आपका इंडो चाइना। तो बच्चों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी थे इस चैप्टर के हम लोगों ने कवर किए। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह तो कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को मैं वहाँ पर हेल्प करूँगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।